हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्य की साइंस ऑफ हाउ प्लांट्स डेवलप, ग्रो एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट एट द सेलुलर एंड बायोकेमिकल लेवल। मीन्स विज्ञान की वह शाखा या साइंस जिसमें हम प्लांट्स के डेवलपमेंट, ग्रोथ और एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट, उस दौरान जो भी सेलुलर और बायोकेमिकल लेवल पर चेंजेस आते हैं या जो भी रिएक्शंस होती है उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। मीन्स पौधों में होने वाले सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस और प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज वो सब के सब प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स पौधों में होने वाले सारे काम, सीड जर्मिनेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक के सारे काम, जिसके अंदर सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। सेल डिवीजन या कोई भी छोटे से छोटा मॉलिक्यूलर लेवल पर भी अगर कोई चेंज आ रहा है, एक मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी चेंज, वो सारी के सारे प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगे। इसके कुछ ब्रांचेज या उससे रिलेटेड पार्ट्स हैं, दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री। मीन्स पौधों में जितने भी केमिकल्स बन रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं वो सारे प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किए जाएंगे। सेकंड, सेलुलर इंटरेक्शंस। कोई भी काम एक सिंगल सेल में नहीं होता है, पूरी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए टिश्यूज़ या ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। तो सेल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं, सेलुलर इंट्रैक्शंस भी प्लांट फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉलिक्यूलर सेल एंड सेल बायोलॉजी। कोई भी रिएक्शन एक कोशिका में हो रही है और वो मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल लेवल पर हो रही है, तो मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट है प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसी भी प्लांट में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उसकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसीलिए प्लांट मॉर्फोलॉजी भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल इंट्रैक्शंस। कोई भी प्लांट अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस या जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर एडेप्टेशंस या अनुकूलताएं डेवलप करता है, या कोई भी रिएक्शन प्लांट की अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशंस है तो हमारे प्लांट्स अलग तरीके के होंगे, जीरोफाइट्स होंगे, उसके कैरेक्टर्स अलग होंगे, मॉर्फोलॉजी अलग होगी, फिजियोलॉजी अलग होगी। इसी तरीके से अगर अलग टाइप का एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर प्लांट की फिजियोलॉजी या कार्य की बिल्कुल बदल जाएगी। उनके जो फंक्शंस होंगे वो ड्राउट रेसिस्टेंट या ड्राउट में अपने आप को कैसे सर्वाइव किया जाए, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी डेफिनेटली एनवायरनमेंट से अफेक्ट होगी, इसीलिए एनवायरमेंटल इंट्रैक्शंस भी प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Plant physiology is a subdiscipline of botany concerned with the functioning or physiology of plants. Definitely पूरे प्लांट अपने जो भी एक्टिविटीज़ या फंक्शन करते हैं ये फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। मीन्स सीड जर्मिनेशन के दौरान सेल डिविजन्स, सिंगल सेल से डबल सेल बनना, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनना, रूट, स्टेम और लीव्स का निर्माण होना से लेकर के हमारा पूरा रिप्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन तक जितनी भी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ फील्ड्स हैं। डेफिनेटली प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, क्योंकि जैसे हमारे प्लांट की मॉर्फोलॉजी होगी, सेल का स्ट्रक्चर होगा या प्लांट का स्ट्रक्चर है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? हमारी प्लांट की फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। प्लांट इकोलॉजी, इंट्रैक्शंस विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का इंट्रैक्शंस है, आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, प्लांट फिजियोलॉजी उस पर डिपेंड करेगी। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स बायोकेमिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी बायोकेमिकल लेवल पर चेंज हो रहे हैं, एक रिएक्शन हो रही, तो डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कुछ पुराने रिएक्शंस होकर के मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरीके की जो भी बायोकेमिकल लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, वो भी फाइटोकेमिस्ट्री भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। इसी तरीके से सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स,
बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है। फंडामेंटल प्रोसेस स्टडीड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट आर। अब प्लांट फिजियोलॉजी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने कहा कि पौधों में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो हमारे पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। अब जो मेजर फंक्शंस हैं प्लांट के, दैट इज फोटोसिंथेसिस। पूरी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी अगर किसी सोर्स से मिलती है तो दैट इज सन से जो एनर्जी ली जाती है उसको केमिकल एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर होता है। तो ये एक प्लांट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम इकट्ठी होती है उसे कंज्यूम किया जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू, और जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी रिएक्शंस होती है उसमें काम में लिया जाता है उस एनर्जी को। प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट जब ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेवलप करता है तो उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट और सॉइल के थ्रू लेता है। तो उस जो लेने का तरीका है, किस तरीके से प्रोसेस होते हैं, मिनरल ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, आयन एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, और ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है न्यूट्रिएंट्स का रूट से लीव्स तक, ये सारे प्रोसेसेस प्लांट न्यूट्रिशन के भी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। प्लांट हार्मोन फंक्शंस। जिस तरीके से एनिमल्स सेल के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट में भी हॉर्मोन्स या फिर प्लांट रेगुलेटर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। उनका भी काम होता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ाना या कम करना या उसको कंट्रोल करना। तो प्लांट हार्मोन की जो फंक्शंस है वो भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म मीन्स दीप्तिकालिता। हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग होने के लिए कई बार एक पर्टिकुलर डार्क पीरियड मीन्स जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होती है, तो उसी तरीके से डे और लाइट दो कंडीशंस हमारे पौधों को नेचुरल कंडीशन में मिलती है। लेकिन पौधों के लिए एक फ्लावरिंग होने के लिए पर्टिकुलर प्लांट को पर्टिकुलर डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है, जिसे हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं कि दीप्तिकालिता, यानी कि ये पीरियड कितने टाइम का हो तभी फ्लावरिंग होगी। तो ये भी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि फ्लावरिंग फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो ये फोटो पीरियडिज्म भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमारे प्लांट अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और अगर एनवायरनमेंट में कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राउट है, या न्यूट्रिशन की कमी है, या कोई और प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो प्लांट की फिजियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी फिजियोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी। जैसा कि हमने कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स जन्म से लेकर, यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक की जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हो रहे हैं, वो प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मीन्स अगर बाहर फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके बावजूद भी अगर हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट सब मिल रहे हैं उसके बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं करता है, तो उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। तो इस तरीके से सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन भी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। स्टोमेटा फंक्शन एंड ट्रांसपिरेशन। जैसा कि बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट की एक्टिविटी है जिससे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एकमात्र प्रोसेस है जो सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है वो एनवायरनमेंट से हमारे प्लांट लेते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है
स्ट्रोमेटा हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने में। तो स्ट्रोमेटा के फंक्शन एंड ट्रांसपिरेशन आयन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, एक ट्रांसपिरेशन पुल बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोमेटा का फंक्शन और ट्रांसपिरेशन ये भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्लांट वाटर रिलेशंस, वाटर किसी भी सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी सेल में पानी सफिशिएंट है, मीन्स वो टर्जिड कंडीशन में है, तब क्या होगा, तभी कोई रिएक्शन हो सकती है। सेल डिवीजन तभी होता है जब हमारी सेल टर्जिड कंडीशन में होती है, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। और किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी काम हो रहा है, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो वाटर इज मस्ट। तो प्लांट वाटर रिलेशंस भी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं उसको प्लांट फिजियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। स्टीफन हेल्स is considered the father of plant physiology for the many experiments in the 1727. Stephen Hales father of physiology है। He was an Englishman who made major contribution to a range of scientific fields including botany, न्यूमेटिक केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी वजह से इन्हें फिजियोलॉजी का फादर या फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। The field of plant physiology includes the study of all the internal activities of plants, those chemical and physical processes associated with life as they occur in plants। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स की सारी इंटरनल एक्टिविटीज़, चाहे वो सेल डिवीजन हो या सेल ग्रोथ हो या कोई भी बायोकेमिकल लेवल पर भी कोई रिएक्शन हो रही है, ये सारी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस जो भी प्लांट की जिंदगी या लाइफ से रिलेटेड हैं, सब के सब प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। दिस इंक्लूड्स स्टडी एट मेनी लेवल्स ऑफ स्केल ऑफ साइज एंड टाइम। एट द स्मॉलेस्ट स्केल आर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंटरनल डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम इसको देखें कि कार्यकी का क्या मतलब, काम या कौन सी एक्टिविटीज़, स्मॉलेस्ट लेवल से लेकर के लार्जेस्ट लेवल तक। स्मॉलेस्ट लेवल्स मीन्स कोई भी फोटोसिंथेसिस की सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, मॉलिक्यूलर चेंज हो रहा है, वो भी प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा। डिफ्यूजन के थ्रू वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच रहे हैं, वो भी प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा। मीन्स छोटी छोटी मॉलिक्यूलर लेवल तक की बातें। एंड at the largest scale are the process of plant development, seasonality, dormancy and reproductive control। और अगर हम लार्ज स्केल पर देखें तो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ या सीजनैलिटी, डोमेंसी और रिप्रोडक्टिव कंट्रोल कैसा है और किस किस से क्या काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। The scope of plant physiology as a discipline may be divided into several major areas of research। अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है एक बहुत बड़ा फील्ड है। मीन्स अगर प्लांट के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पर, चाहे बहुत बड़ी लेवल पर, वो सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी में आ सकती है। तो रिसर्च के लिए बहुत सारे सेवरल मेजर एरियाज हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी में काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री is included within the domain of plant physiology। फाइटोकेमिस्ट्री हमारे फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। मीन्स प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल्स चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, ये सारे जितने भी फाइटोकेमिस्ट्री है, ये सारी की सारी हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। टू फंक्शन एंड सर्वाइव, plants produce a wide array of chemical compounds not found in other organisms। तो हम उन केमिकल्स पर रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि पूरे प्लांट को सर्वाइव करने के लिए जो भी उसके अंदर रिएक्शंस होती है उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलते हैं, जैसा कि प्लांट्स में मिलते हैं। Photosynthesis requires a large array of pigments, enzymes and other compounds to function। और photosynthesis के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो काम करते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल्स हैं इन पे रिसर्च की जा सकती है किसमें, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। बिकॉज द प्लांट कैन नॉट मूव, प्लांट्स मस्ट ऑल्सो डिफेंड देमसेल्व्स केमिकली फ्रॉम
herbivores, पैथोजेंस एंड कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। अब जैसा कि एनिमल्स हैं या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन प्लांट्स के साथ एक बाउंडेशन है कि दे नॉर्मली दे डोंट मूव। नॉर्मली प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। तो अगर इनको किसी से बचाव करना है, तो अगर कोई हर्बीवोर्स है, मीन्स बकरी या गाय कोई पौधे को खा रहे हैं, कोई पैथोजेंस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अटैक कर रहा है, या फिर एक ही एरिया में एक जैसे प्लांट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है और न्यूट्रिशन या आसपास की जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है प्लांट्स के अंदर। अगर इस तरीके की कंडीशन है, तब भी प्लांट्स के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उन केमिकल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। दे डू दिस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड फॉल टेस्टिंग और स्मेलिंग केमिकल्स। अगर किसी पैथोजन हर्बीवोर से अपने आप को बचाना है, तो प्लांट्स अपने अंदर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, इस जिसकी वजह से जो हर्बीवोर से उनको नहीं खाते हैं, या फिर स्मेलिंग केमिकल्स, इस तरीके की चीज़ें होंगी तो प्लांट्स को नहीं खाएंगे जानवर। दूसरा, पैथोजन से अगर टॉक्सिन्स होंगे तो पैथोजन उन पर अटैक नहीं करेंगे, या जो भी करेंगे वो मर जाएंगे। तो डेफिनेटली वो प्लांट्स अपने आप को इस तरीके से अपने अंदर केमिकल चेंज करके प्रोटेक्ट करते हैं। अदर कंपाउंड्स डिफेंड प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज। डेफिनेटली इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल बनते हैं जो कि डिफेंड करते हैं हमारे प्लांट्स को डिजीज से। परमिट सर्वाइवल ड्यूरिंग ड्रॉट। और अगर प्लांट्स के आसपास का एनवायरनमेंट, मीन्स पानी, अभी हमने कहा कि वाटर रिलेशंस में पढ़ा था कि किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए वाटर इज मस्ट, लेकिन अगर हमारे प्लांट ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पानी की कमी है, ड्रॉट की कंडीशन है, तब भी हमारे जो प्लांट हैं अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं अपने फंक्शंस में, अपने एक्टिविटीज़ में, अपनी मॉर्फोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से वो ड्रॉट में भी सर्वाइव करते हैं। एंड प्रिपेयर प्लांट्स फॉर डोरमेंसी। डोरमेंसी मीन्स अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे सीड जर्मिनेट करते हैं तो उनके सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी अगर कम है, तो उस पीरियड में वो सूटेबल एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, उसे सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर प्लांट करते हैं डोरमेंसी पीरियड में। डोरमेंसी पीरियड मे बी टू लॉन्ग। अब उस दौरान प्लांट सर्वाइव तो करे, तो इस तरीके के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है प्लांट को। While other compounds are used to attract pollinators और herbivores to spread ripe seeds। अब एक तरफ आपको अपने आप को बचाना है किससे, दूसरे पैथोजन से या दूसरे जो आपके लिए हार्मफुल है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, इन सब से। लेकिन पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स को दूसरे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा तभी रिप्रोडक्शन संभव है। इसीलिए इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि पॉलिनेटर्स को और हर्बीवोर्स जो कि राइप सीड्स को स्प्रेड करने का काम करेंगे, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे केमिकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और नए नए केमिकल्स बन रहे हैं। तो ये सारे भी रिसर्च का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। सेकेंडली, प्लांट फिजियोलॉजी includes the study of biological and chemical process of individual plant cells। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कोई भी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस, इससे पहले बात हो रही थी फाइटोकेमिस्ट्री की, मीन्स उसके अंदर जो केमिकल्स बन रहे हैं उसकी, और अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस की, मीन्स प्रक्रिया की। वो था केमिकल, जो डिफरेंट प्रकार के टॉक्सिन्स, मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स बन रहे हैं, उसको स्टडी की जा सकती है। अब है इन प्रोसेसेस पर, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रिया है, ये भी स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट सेल्स हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सेल्स ऑफ एनिमल्स। अब जो हमारी प्लांट सेल्स है, इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो एनिमल सेल से डिफरेंट हैं, एंड विच लीड्स टू मेजर डिफरेंसेस इन द वे दैट प्लांट लाइफ बिहेव्स एंड रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली फ्रॉम एनिमल लाइफ। डेफिनेटली एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर
जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ सेल वॉल। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं, जैसा कि एनिमल दे सकता है प्लांट्स नहीं देते, और जैसा प्लांट्स देते हैं वैसा एनिमल रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं जिनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, plant cells have a cell wall which restrict the shape of plant cells and thereby limit the flexibility and mobility of the plants. Definitely जब cell wall है comparatively harder है तो उस flexibility को कम करती है, एक लिमिट हो जाती है प्लांट सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की, इसीलिए ज़्यादातर प्लांट में मोबिलिटी नहीं होती। और अगर कोई भी चीज़ मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकती है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मीन्स भागने की बजाय अपने आप को बायोकेमिकल चेंज करके, टॉक्सिन सिक्रीट करके डिफेंड करना पड़ता है। प्लांट सेल्स also contain chlorophyll, a chemical compound that interacts with light in a way that enables plants to manufacture their own nutrient rather than consuming other living things as animals do. प्लांट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंस है वो है दे कंटेन क्लोरोफिल, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो अपना न्यूट्रिएंट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और न केवल खुद, इनफैक्ट पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी वर्ल्ड में, उसके लिए भी अब न्यूट्रिएंट बनाते हैं। जैसा कि एनिमल्स या हम लोग हैं पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए फूड खाते हैं, या कोई और एनिमल्स वगैरह हैं वो लीव्स खाते हैं। इस तरीके से जब हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पर। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपना न्यूट्रिएंट और सनलाइट की हेल्प से। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ प्लांट दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इसको भी फिजियोलॉजी में स्टडी या रिसर्च की जा सकती है। थर्डली, प्लांट फिजियोलॉजी डील्स विद इंट्रैक्शंस बिटवीन सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स विद इन अ प्लांट। अब कोई भी एक्टिविटी है, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो एक सिंगल सेल में तो होगा ही नहीं। तो जो सेल, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आपस में इंट्रैक्शंस कैसा है, इसको भी प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। Different cells and tissues are physically and chemically specialized to perform different functions. अब कोई भी सेल या टिश्यू है, हर टिश्यू या सेल का अलग अलग काम है, स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है डिफरेंट हर ऑर्गन के या टिश्यू के या सेल के, इन सबको भी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट में रिसर्च के काम में लिया जाता है। रूट्स एंड राइजोइड्स फंक्शन टू एंकर द प्लांट एंड एक्वायर मिनरल्स इन द सॉइल। जैसे कि रूट्स और राइजोइड्स है, इनका काम है सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लीव्स कैच लाइट इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर न्यूट्रिएंट्स, और पत्तियाँ लाइट को कैप्चर करती हैं, एक पर्टिकुलर फोटोन की लाइट को कैप्चर करती हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स बनाती हैं। फॉर बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स मीन्स रूट और लीव्स, ये दोनों बहुत दूर दूर हैं। यहाँ पर रूट्स सॉइल के अंदर हैं जो कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। लीव्स अपर पोर्शन पर है, इसका काम है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। फॉर बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स टू रिमेन लिविंग, मिनरल्स दैट द रूट्स एक्वायर मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड द न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स। अब सीधी सी बात है, दोनों ऑर्गेनिज्म या पूरी प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब किए गए हैं रूट के द्वारा वो लीव्स तक पहुँचे, और जो न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं लीव्स में वो हमारे रूट्स तक पहुँचे। तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। प्लांट्स हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ वेज टू अचीव दिस ट्रांसपोर्ट सच एज वेस्कुलर टिश्यू and the functioning of the various modes of transport is studied by plant physiologist. अब ये भी प्लांट का काम ही है, मीन्स होने वाली हर एक्टिविटी कोई भी हो तो जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि कैसे प्लांट में रूट से लेकर के लीव्स तक न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए गए हैं रूट के द्वारा, और कैसे लीव्स के अंदर बनने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, वो हमारे पूरे प्लांट पार्ट तक
पहुंच जाता है। फोर्थली, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट स्टडी द वे दैट प्लांट्स कंट्रोल और रेगुलेट इंटरनल फंक्शंस। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ये भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ये जो प्लांट हैं वो अपने इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक एनिमल हॉर्मोन्स, प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड प्लांट growth regulators which are produced in one part of the plant to signal cells or in another part or at the same part of the plant to respond। जैसे कि एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं। हॉर्मोन्स नॉर्मली क्या होता है, किसी भी ग्लैंड में बनते हैं और पूरी बॉडी में सिक्रीट किए जाते हैं। मीन्स इनका जो प्रोडक्शन का प्लेस और रिएक्शन का वो अलग अलग हैं। इसी तरीके से हमारे प्लांट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। नॉर्मली ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उसी प्लेस पर बनते हैं जहाँ पर उनको रिएक्शन करनी होती है। जैसे कि ऑक्सीन्स हैं तो क्या, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, एपिकल एरिया होगा, वहाँ पर बनेंगे क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, तो ये वहीं पर बनते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रोथ रेगुलेटर्स या हॉर्मोन्स बन रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, प्लांट की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे हॉर्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी फिजियोलॉजिस्ट द्वारा स्टडी किए जाते हैं। मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लूम एट द एप्रोप्रिएट टाइम because of light sensitive compounds that respond to the length of the night, a phenomenon known as photoperiodism। फोटोपीरियडिज्म या दीप्तिकालिता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लावरिंग को लेकर के। ज़्यादातर पौधों में फ्लावरिंग का एक फिक्स सीजन होता है। हमने देखा है कि कुछ जो पौधे हैं उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग होती है। तो ये जो फ्लावरिंग का पीरियड है ये इसके लिए ज़रूरी है कि एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए पौधे को लाइट मिले, लाइट के बाद डार्क पीरियड और डार्क पीरियड के बाद लाइट। तो इसके अंदर जो केमिकल चेंज होते हैं वो इस बात को प्रमोट करते हैं, किसको, फ्लावरिंग को। और अगर इसके अंदर कोई इंटरप्शन आ जाए, मीन्स नाइट ना हो, कंटिन्यूस लाइट हो, तो फ्लावरिंग अफेक्ट करेगी। तो इस पीरियड को कि पर्टिकुलर किस लेंथ की नाइट या डार्क पीरियड चाहिए एक पौधे को फ्लावरिंग के लिए, इसको हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। तो डेफिनेटली ये भी प्लांट का एक काम है, एक कार्यकी है, एक रिएक्शन है, एक फंक्शन है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया जा सकता है। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट and loss of leaves in the winter are controlled in part by the production of the gas ethylene by the plant। तो जो हमारे फ्रूट हैं, जैसा कि हमने देखा कुछ फ्रूट शुरू में ज़्यादातर ही हमेशा ही जो फ्रूट्स हैं स्टार्टिंग में कच्चे होते हैं, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टाइम के साथ वो पक जाते हैं, फ्रूट राइपनिंग हो जाती है, उसके बाद फ्रूट झड़ जाते हैं। तो ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है या फिर लॉस ऑफ लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, जैसे पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ये जो चीज़ है कि फ्रूट की राइपनिंग और लॉस ऑफ लीव्स, ये भी इथाइलिन गैस की वजह से है और ये भी किसका, एक फिजियोलॉजी का पार्ट है, मीन्स फंक्शन है। तो ये सारे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं और इथाइलिन हैं, इन सभी को फिजियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फाइनली, plant physiology includes the study of plant response to environmental condition and their variation, a field known as environmental physiology। अभी हमने बात की कि इंटरनल लेवल पर बहुत सारे, जैसे फर्स्टली रिसर्च या स्टडी किस पे की जाती है, बायोकेमिकल लेवल पर, किस तरीके से मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल लेवल पर चेंज हो रहे हैं, एक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल से दूसरा कैसे बन रहा है और क्या रिएक्शन हो रही है। सेकेंडली, सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर किस तरीके से काम हो रहा है। थर्डली, आपस में जो सेल सेल इंटरेक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और या फिर जो फ्रूट राइपनिंग है, फोटोपीरियडिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेजर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या काम है। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाएं या स्ट्रेस्ड एनवायरमेंटल कंडीशन है तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारे प्लांट की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं उन सबको भी एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। स्ट्रेस फ्रॉम वाटर लॉस, चेंजेस इन एयर केमिस्ट्री,
or crowding by other plants can lead to changes in the way a plant functions. Definitely नॉर्मल कंडीशन में सारी रिएक्शन नॉर्मल और सूदिंग तरीके से चल रही है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस है मीन्स नॉर्मली प्लांट का जो भी काम है नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, अपने चारों ओर क्यूटीन की परत चढ़ा लेते हैं, ताकि कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर उनको ड्राउट कंडीशन और हाई टेम्परेचर को फेस करना है तो उनके अंदर थिक क्यूटिकल की लेयर होगी, स्टोमेटा संकन हो गए या धूप में क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से सक्यूलेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी में चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी में आती है। These changes may be affected by genetic, chemical and physical factors। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स में अफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, हमारे प्लांट्स फिजियोलॉजी की बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, मेनली फूड प्रोडक्शन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली फूड हमें प्लांट से ही मिलता है। अब प्लांट प्रोडक्ट फूड के रूप में काम आ रहे हैं, तो अगर हमें पूरे प्लांट की फिजियोलॉजी मालूम है तो हम पूरे प्लांट के अंदर उस अपने जो रिक्वायरमेंट के अंदर एनवायरनमेंट में चेंज करके फिजियोलॉजी में चेंज कर सकते हैं और रिक्वायर्ड फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। टॉपिक स्टडीड इंक्लूड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, फ्रूट ड्रॉप, न्यूट्रिशन, राइपनिंग, फ्रूट सेट, ऑप्टिमल प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम। अगर हमें मालूम है कि ये टाइम ऑप्टिमम है, इतना टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तो हम उस टाइम पर प्लांटिंग कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो अगर हमें पूरी फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी है तो हम इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके डिजायर्ड फूड प्राप्त कर सकते हैं। So this is all about the plant, introduction of plant physiology. Thank you.